दे दो। यहाँ तो काम ज्यादातर बुक से ही है। आवाज तो सुनाई दे रही है ना गुरविंदर? हो गया ना वो एवरीवन दे दो बैठे करो सो इसको क्या कर रही है अब? पेज नंबर 142 निकालो बुक का। बुक लाएगी क्या? 142 कहाँ तक पढ़ा हमने? पूना तक। किसके बीच में था पूना तक? महात्मा गांधी है ना? लॉर्ड इरविन, गांधी फैक्टर, बी.आर. अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी की तरफ से साइन किए थे उसमें मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है, एक्ट पे। उससे पहले हमने चंपारण पढ़ा। चंपारण कब हुआ था? ये क्रोनोलॉजी नहीं बोल रहा। ओ क्या हो रहा है? पानी चल रही है। सुन लो, सबसे पहले हमने चंपारण पढ़ा था। तो गांधी जी की एंट्री इंडिया में कब होती है? 1915, 9th of Jan। अब रहने दो इसको, मैथ को बंद कर दो। गांधी जी की एंट्री जो है इंडिया में होती है 9th Jan 1915। उसके बाद जो है गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं लखनऊ सेशन में, जहां उनसे मिल रहे हैं कौन? राजकुमार शुक्ला। वहां से जाते हो चंपारण। चंपारण में क्या होता है? इंडिगो कंटिन्यूएशन हो रहा होता है ना, उसके लिए लड़ते हो वहां पे। फिर वहां पे गांधी जी को केस जीत जाते हैं और वहां से विक्ट्री होती है, से इंडिया में गांधी जी का नाम फैलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? अहमदाबाद, खेड़ा, गुजरात के रीजन में, ठीक है। अहमदाबाद और खेड़ा का मूवमेंट, अहमदाबाद में किसके लिए था? मिलियनर्स के खिलाफ, है ना? मिलियनर्स के खिलाफ है ना, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक मानी जाती है अहमदाबाद में। कब हुआ था ये? 1918, याद रखना डेट। और खेड़ा 1918 अगेन, ये भी गुजरात की बात है। क्रोनोलॉजी है कि मैं भी बता रहा हूँ, थोड़ा दिमाग में रखो। उसके बाद है रॉलेट एक्ट। कब आया था? 1919 में आया था ना। और रॉलेट के खिलाफ सत्याग्रह कब हुआ था? रॉलेट एक्ट आया था मार्च में 1919 में, और रॉलेट सत्याग्रह हुआ था अप्रैल में, द सेम ईयर, ठीक है। उसके बाद जो है जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919। उसके लिए हंटर कमीशन बैठा था इसकी इंक्वायरी करने के लिए, ठीक है।
जनरल डायर था ना उसमें इन्वॉल्व दिल्ली वाला बाग में। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में हार गए थे कौन, टर्की, ऑटोमन एम्पायर, जर्मन हार गया था ना वर्ल्ड वॉर 1 में। इस पे जो है इनके जो हेड थे, चीफ थे मुस्लिम के, उनको हटा दिया था पावर से, टर्की पावर से। और यहाँ के जो इंडिया के मुस्लिम थे उनको बुरा लग गया था इस बात का, है ना। उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था क्या, खिलाफत मूवमेंट। कब लॉन्च हुआ ये, 1919, अगेन डेट नहीं बोलना, 1919 में खिलाफत मूवमेंट इंडिया में लॉन्च किया था अली ब्रदर्स ने। इसके खिलाफ की टर्की के जो वहां पे खलीफा थे उनको हटा दिया गया था, ठीक है, टर्की के जो हेड थे उनको हटा दिया गया था। उसके बाद जो है गांधी जी ने एक कॉन्फ्रेंस की थी, ऑल इंडिया खिलाफत जो मुस्लिम की कॉन्फ्रेंस थी उसको हेड किया था, प्रेजाइड किया था। उसके बाद जो है 1 अगस्त को 1920 में ऑल इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गांधी जी ने, जिसका नाम है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्रोनोलॉजी नहीं भूलना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था, 1 अगस्त 1920, 29 क्या इसने बोला, सुनिए, 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को लॉन्च हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इसको कांग्रेस ने अप्रूव कब किया था, 1 दिसंबर में 1920 में, ठीक है, नागपुर सेशन की बात है। उसके बाद जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस क्यों लेते गांधी जी, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। कब हुआ था ये इंसिडेंट, 5 Feb 1922, 5 Feb 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। इस वजह से गांधी जी इसको वापस लेते हैं, किसको, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। और गांधी जी को रहती है जेल। उसके बाद गांधी जी हज पे ग्राउंड पे 2 साल बाद वापस आते हैं और बेलगाम के सेशन को प्रेजेंट करते हैं, किसके, आईएनसी के, समझ रहे हो। लेकिन इसी दौरान जो है कांग्रेस के 2 गुट बन जाते हैं, क्योंकि लोग नाराज थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस क्यों ले लिया, इससे तुम्हारे पास आजादी मिल सकती है, लड़ते रहते आगे का। तो 2 गुट बन जाते हैं कांग्रेस के अंदर, एक होता है चेंजर, प्रो चेंजर, एक होता है नॉन चेंजर। प्रो चेंजर में वो होता है जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है आगे जाके, और नॉन चेंजर में वो लोग होते हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क करना था। प्रो चेंजर में जैसे कौन, सी.आर. दास एंड मोतीलाल नेहरू, और ये पार्टी बनाते हैं कांग्रेस के अंदर ही, स्वराज पार्टी, जिसको खिलाफत पार्टी बोलते हैं। कांग्रेस खिलाफत पार्टी यही है, ठीक है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, अगर पूरा नाम बताए। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस से नाराजगी थी ये, लेकिन फिर भी एक यूनिटी थी उसके अंदर, और उन्होंने इलेक्शन लड़ने का डिसाइड किया, ठीक है। तो इसमें सी.आर. दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, लाला लाजपत राय थे, प्रोमिनेंट लीडर। उसके बाद क्या हुआ, सी.आर. दास की होती है डेथ, कब होती है, 1925, सी.आर. दास की डेथ हो जाती है 1925 में। उस वजह से जो है स्वराज पार्टी कमजोर पड़ जाती है, और ये उतना कुछ उखाड़ नहीं पाते वहां पे पार्लियामेंट में जाके, ठीक है। लेकिन 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, एक्ट कराऊंगा मैं आपको, 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उस एक्ट ने किया था कि हम 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन बिठाएंगे जो कि ये स्टडी करेगा कि क्या एक्ट अच्छे से इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है ग्राउंड लेवल पे। उस स्टडी करने के लिए बाहर से, इंग्लैंड से एक कमीशन आया था जिसका नाम है शाइन कमीशन। कब आया था, 1927 में अप्रूव हुआ था लंदन से, 1928 में कहाँ पहुंचा था, इंडिया। और क्योंकि इसमें सारे व्हाइट मेंबर थे, साथ के साथ लीड कर रहा था साइमन, ठीक है, क्योंकि साथ के साथ व्हाइट मेंबर थे तो इसके लिए खिलाफ बॉयकॉट स्टार्ट हो गए, है ना। उसी के साथ ब्लैक फ्लैग दिखाए गए, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, और इसी में एक लाठी चार्ज में हमारे कौन, लाला लाजपत राय जख्मी हो गए, और उसके बाद हेल्थ के ग्राउंड में उनकी डेथ हो गई, ऐसा माना जाता है कुछ महीनों बाद, ठीक है। इसका बदला कौन लेता है, भगत सिंह, राजगुरु, जो ये लीडर थे, ये बदला लेते हैं और किसको मार देते हैं, सांगर्स को, है ना। और उसके साथ साथ क्या होता है, इंडिया में साइमन कमीशन आया किस लिए था, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए। साथ में ये बोलते हैं कि जो दूसरे, साथ में ये बोलते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए साइमन कमीशन आया था, ये बोलते हैं कि जो दूसरे इंडियंस है ना, उनको इतनी एबिलिटी नहीं है कि अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। कॉन्स्टिट्यूशन तो समझते हो ना, संविधान टाइप एक बुक, रूल बुक। कहने का मतलब है कि दूसरे इंडियन जो है उनमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि अपने लिए रूल बना सके। लेकिन इसको चैलेंज दिया किसने, मोतीलाल नेहरू ने। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट लाई, कब लाई थी, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। इस नेहरू रिपोर्ट में ये बोला गया कि डोमिनेंट स्टेटस चाहिए किसको, इंडिया को, इंडियंस को। डोमिनेंट स्टेटस समझ रहे हो, इंटरनल अफेयर इंडिया अपने आप देखेगा, ब्रिटिशर सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर देखेंगे। जैसे
ट्रेड, डिफेंस, ठीक है। तो इंटरनल अफेयर इंडिया अपने आप देखेगा, ये बात बोली किसने, नेहरू रिपोर्ट में। और इन्होंने इनको चैलेंज दिया कि 2 साल के अंदर अगर तुमने इंटरनल क्या होता है डोमिनेंट स्टेटस इंडिया को दिया तो चैलेंज गुड है, नहीं दिया तो हम और इंडिया मूवमेंट लॉन्च करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। साथ में 1929 में लाहौर में एक सेशन होता है जिसको प्रेजाइड कौन करता है, इनके बेटे जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। लाहौर सेशन को प्रेजाइड करते हैं। लाहौर सेशन में ये पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करते हैं, इंडिया का एम, कांग्रेस का एम। पूर्ण स्वराज समझते हो ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वो एम है कांग्रेस का 1929 के बाद, समझ लो। और गांधी रिवर के कोर्स में 31 दिसंबर को इन्होंने ट्राई कलर कराया था और ऐसा बोला था कि 26 जनवरी को 1930 को ऑल मतलब एक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। और बाद में ये कैलकुलेट होता है जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होने का टाइम होता है, तो 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, रिपब्लिक डे। यही वो दिन था जो 1930 वाला दिन था जिसमें इंडिपेंडेंस डे मनाया गया पहली बार, ठीक है। उसी को एज ए ट्रिब्यूट देने के लिए रिपब्लिक डे मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बिकॉज डोमिनेंट स्टेटस जो नेहरू रिपोर्ट मांग रही थी वो नहीं मिला, नहीं मिला। उन्होंने बोला था कि ऑल इंडिया कुछ एक मूवमेंट चलेगा। वो मूवमेंट क्या था, स्टार्ट हुआ विद दांडी मार्च। दांडी मार्च कहां से कहां तक हुआ, साबरमती से दांडी। कब हुआ स्टार्ट, हुआ 12 मार्च को 1930 को दांडी मार्च, साबरमती से लेकर कहां तक, दांडी तक, ये था मार्च। और इसमें 78 डेलीगेट्स थे अलॉन्ग विद महात्मा गांधी, ठीक है। और उसके साथ लोग जुड़ते गए जहां जहां से वो गुजरे। और उन्होंने सॉल्ट लॉ तोड़ा, हाँ +1, तो इसने सॉल्ट लॉ तोड़ा, नमक का कानून तोड़ा दांडी में जाके, ठीक है। ऐसे ही ऑल ओवर इंडिया नमक के कानून तोड़ेंगे और दूसरे कानून तोड़ेंगे। यहां से लॉन्च हुआ 6 अप्रैल को क्या, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें पार्टिसिपेट किया सी राजगोपालाचारी ने, जिन्होंने साउथ में ऐसा ही एक मार्च किया, सी राजगोपालाचारी। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में किसने किया, खान, अब्दुल गफार खान, ठीक है। अब्दुल गफार खान जो है वन ऑफ द जो 2 इंडिविजुअल है बाहर के जिनको भारत रत्न मिला है उनमें से एक है। और उनको भारत रत्न आई थिंक 1987 या 90 को ही मिला था, ठीक है, अब्दुल गफार खान। उसके बाद क्या हुआ, जैसे धरसाना में साल सत्याग्रह हुआ था, किसने किया था ये, सरोजिनी नायडू, याद रखना, थैंक यू। साल सत्याग्रह हुआ सरोजिनी नायडू ने किया था, याद रखना इस बात को। उसके बाद जो है, क्योंकि जाने वाले थे गांधी जी सरोजिनी नायडू को ज्वाइन करने के लिए महाराष्ट्र में इसी साल के मार्च में, लेकिन गांधी जी होते अरेस्ट दोबारा, इतने बार अरेस्ट हो चुके हैं ना ये कुछ ना बात, ठीक है। जेल में रखते थे, कहीं ना कहीं जेल में, मतलब इस टाइप से उनके लिए ऑब्वियसली कैबिन पॉलिसी हो गई। लेकिन कईयों बार जेल में रहे, कईयों बार ऐसे कोई ऐसा आश्रम भी है, लेकिन गांधी जी को बहुत बार अरेस्ट किया गया है ऑन दिस ग्राउंड की वो जो है एक तरह से एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, उस ग्राउंड पे। उसके बाद क्या हुआ, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होता है इंडिया में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को काउंटर करने के लिए गांधी को बुलाते हैं इरविन, जो कि वहां पे वाइसराय थे इंडिया के उस टाइम पे। और गांधी का और इरविन का एक पैक्ट होता है, ठीक है। इससे पहले हम क्या बोले थे कि जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट फार्मूले दिए थे उसको काउंटर करने के लिए नेहरू रिपोर्ट को, और वो भी नहीं माने थे कांग्रेस ने, है ना, कॉम्युनल फार्मूले थे वो। और उसके बाद जो गांधी इरविन पैक्ट होता है, गांधी इरविन पैक्ट में गांधी अपनी 11 बातें रखते हैं उनके सामने कि यार पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज करो, वो करो, सो करो। उसके बाद जो है इन बातों को मानते हुए साथ साथ इरविन बोलते हैं उनको कि ये जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद करो और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको बताई थी 3 हुई थी, ठीक है। और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बी आर अम्बेडकर ने पार्टिसिपेट किया है वीकर सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। बाकी दूसरे भी ग्रुप, चाहे मुस्लिम लीग हो चाहे दूसरी पार्टीज हो, सबने पार्टिसिपेट किया है एक्सेप्ट कांग्रेस। कांग्रेस ने सिर्फ एक सेशन में पार्टिसिपेट किया है जिसमें गांधी ने रिप्रेजेंट किया कांग्रेस को। कौन सा सेशन था वो, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी कहां गए थे, लंदन। लंदन में गए थे उन्होंने, जैसे ही लंदन में पहुंचे यहाँ से वायसराय चेंज हो गए इरविन से पहले। अब वायसराय कौन आए इंडिया के, ब्लिंकन, ठीक है, लॉर्ड ब्लिंकन जो है वायसराय बने इंडिया के उसी दौरान। और जब गांधी जी वापस आए, क्योंकि वहां पर उनकी बातें नहीं मानी गई, जो साइमन कमीशन की बातें चल रही थी वहां पे डिस्कशन, और गांधी अपने पॉइंट रख रहे थे, गांधी की बातें नहीं मानी गई। और जब जैसे ही वापस आए क्या फर्क इशू हो जाता है, ठीक है। और साथ में क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम किया, दोबारा स्टार्ट किया, ठीक है, और कंटिन्यू रखा 1934 तक। इसी दौरान क्या हुआ, ब्रिटेन में वहां के पीएम थे कौन, मैकडोनाल्ड,
ब्रिटेन में वहां के पीएम थे मैकडोनाल्ड, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, कॉम्युनल अवार्ड घोषित कर दिए। कॉम्युनल अवार्ड होता है सेपरेट इलेक्टोरल देना। सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरल किसको मिला था, मुस्लिम को। किसने दिया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरल मुस्लिम को मिला था अंडर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरल का मतलब समझते हो ना कि मुस्लिम से मुस्लिम को ही वोट देगा, एक सेपरेशन आ गया ना। और वैसा ही सेपरेट इलेक्टोरल कॉम्युनल अवार्ड के अंदर मैकडोनाल्ड ने घोषित कर दिया किसको, वीकर सेक्शन के लिए, वुमेन के लिए, ठीक है। इसका मतलब है कि हिंदुइज्म के अंदर भी डिवीजन एक तरह से, इसके खिलाफ थे कौन, महात्मा गांधी। लेकिन बी आर अम्बेडकर तो मान रहे थे सेपरेट इलेक्टोरल, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वीकर सेक्शन को आज भी वो सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। और अगर आज की डेट में देखो, जो पिशावर वाला इंसिडेंट हुआ ना, वो सुना है, वो किसी ब्राह्मण ने, सुना होगा आपने, हाँ, परसों का इंसिडेंट है। कहने का मतलब है कि जो कास्टिज्म है ये स्टिग्मा नहीं गया है। अब वो जो उसका इंटरव्यू लिया गया, वो बोल रहा है कि जो हमारे ब्राह्मण है उनको छोड़ना चाहिए, जेल से निकाल दो, तो उसको सजा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो जो वो स्टिग्मा है ना दिमाग में कि जो ब्राह्मण है वो सुपीरियर है। कहने का मतलब है कि कास्टिज्म आज भी इतना प्रीवेल करता है, तो उस टाइम तो कितना होगा। तो बी आर अम्बेडकर इसलिए सेपरेट इलेक्टोरल चाहते थे, और सेपरेट इलेक्टोरल चाहते थे उसके लिए अपोज किया किसने, गांधी जी ने। फिर वो बी आर अम्बेडकर गए गांधी से मिलने, क्योंकि गांधी जी जो है भूख हड़ताल में बैठ गए थे, आमरण अनशन पे, ठीक है, जेल में। और येरवड़ा जेल में पुणे में वो चले जाते हैं, और वहां पे पूना पैक्ट होता है, जैसा मैंने बताया, ठीक है। पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट के बाद जो है गांधी जी जो है हरिजन के लिए हरिजन सेवक संघ बनाते हैं। यही था, कब बना था ये, 1932 में, हरिजन सेवक संघ। उसके बाद उनके वेलफेयर के लिए काम होता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1935। ये अलाउ करता है कांग्रेस को पार्टिसिपेट करना इलेक्शन में, और कांग्रेस जो है 1937 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है और जीत जाती है बहुत सारे इसमें, ठीक है, पार्ट्स में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। लेकिन कांग्रेस जो है रिजिग्नेशन दे देती है जीतने के बाद भी 1939 में। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर डिक्लेयर कर देते हैं इंडिया को एज ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड विदाउट इवन देयर नॉलेज। क्योंकि कांग्रेस को कंसल्ट ही नहीं किया जाता, देश को पूछा ही नहीं जाता कि आपको जो हम जो है वर्ल्ड वॉर में झोंक रहे हैं, है ना। तो इस वजह से नाराज होकर कांग्रेस जो है रिजिग्नेशन देती है 22 दिसंबर को, और इसको पाकिस्तान या फिर मुस्लिम लीग मनाती है डे ऑफ डिलीवरेंस, ये बताया था मैंने। और स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था, आपको पता है, क्योंकि हिटलर जो है उसकी पावर बढ़ रही थी, मुसोलिनी की पावर बढ़ रही थी, नाजिज्म और फासिज्म था, ठीक है। और उनको ये था कि जितनी टेरिटरी हम कैप्चर कर सके, जितने ज्यादा हम अपनी डोमिनेंस कर सके दुनिया में, हिटलर का नाम सुना है, जितनी ज्यादा हम अपनी डोमिनेंस बना सके दुनिया में उतना अच्छा है। तो हिटलर जो पोलैंड में अटैक करता है, उससे अटैक बढ़ते रहते हैं। उसके बाद फिर इस वॉर में इंग्लैंड घुसता है, फिर इसी वॉर में जापान आता है, क्योंकि जापान जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था जर्मनी जैसे कंट्रीज के साथ। और इसी वॉर में जो है बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, यूरोप की जितनी भी कंट्री निकली है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन था इनका सबका वॉर में। और उसी के साथ साथ अमेरिका वॉर में घुसता है, क्योंकि जापान जो है उनकी कुछ शिप्स को उड़ा देता है, ठीक है, हाँ, पर्ल हार्बर। क्योंकि जापान जो है इंटरफेयर करता है वॉर में अमेरिका की शिप के साथ, और उसमें जो है लगभग 200 लोग मर जाते हैं अमेरिका के। और इसी इंसिडेंट के बाद अमेरिका में डिक्लेरेशन होती है कि हम भी वॉर का पार्ट है। और उसके बाद जो है पहले तो जर्मन डोमिनेट कर रहा था, जापान डोमिनेट कर रहा था वॉर को, लेकिन जैसे ही जब इसकी यूएस की एंट्री होती है वॉर में, वैसे ही पलड़ा भारी हो जाता है अलाइड पावर का। और वहां पे लास्ट में आपको पता है वॉर कैसे खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ, 2 बम गिराए गए, एक हिरोशिमा में, एक नागासाकी में, है ना। हिरोशिमा में कब गिराया गया, 6 अगस्त को। नागासाकी में कब गिराया गया, 9 अगस्त को। 3 दिन के अंदर 2 जगह पे, कहा, जापान में। 1945 की बात हो रही है ये। 2 बम गिराए गए, एक का नाम था लिटिल बॉय, क्या नाम था, लिटिल बॉय, और दूसरे का नाम क्या था, फैटमैन, आई थिंक, अब मुझे तो याद नहीं है। हिरोशिमा 6 अगस्त को, नागासाकी 9 अगस्त को, और 15 अगस्त को वर्ल्ड वॉर खत्म, जापान घूमने नहीं देता, ठीक है। तो इस टाइप से वॉर की घटना हुई, वर्ल्ड वॉर की, जो कि आपकी गलत होगा, है?
ज्वाइन क्यों किया था? नहीं 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 नहीं, जापान जो है कॉन्टिनेंट वाइज नहीं, जापान के ऑलरेडी रिलेशन अच्छे थे इनके साथ, इन कंट्रीज के साथ। अपने इंटरेस्ट होते हैं हर कंट्री के वॉर में जाने के। जब आपको अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको, उस टाइम आपको ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि इनके रिलेशन पहले से ही सही थे। और इन्होंने तो, जापान इतना पावरफुल था पहले, जापान ने रशिया को हरा रखा है, जापान ने चाइना को घुटने पे ला रखा है। आज में छोटा दिखता है जापान, जितना चाइना का पार्टी सारा कैप्चर कर लिया था जापान ने। और जापान इंडिया के दरवाजे पे खड़ा था, ब्रिटिशर जो है डरे हुए थे कि कहीं, हाँ म्यांमार यहाँ तक पहुंच गया था, तो ब्रिटिशर जो है डरे हुए थे कि कहीं जापान इंडिया को कैप्चर ना कर ले। पहले तो हमने इंडिया को गुलाम बनाया, अब जापान वाले मार्को ना डरा रहे यहाँ से। यहाँ पे आ चुके थे ब्रिटिशर बहुत क्लोज इंडिया के, जापान की फौज। तो ब्रिटिशर बहुत डरे हुए थे, और इसी डर के मारे ब्रिटिशर ने इंडिया में रिफॉर्म लाने स्टार्ट किए, लोगों को लुभाना स्टार्ट किया कि हमारा सपोर्ट दो तुम वॉर में। और इसके लिए सबसे पहले आया था अगस्त ऑफर, लिखा हो नीचे बुक में। इसके लिए क्योंकि ब्रिटिश डरे हुए थे, वर्ल्ड वॉर में इंडिया का सपोर्ट चाहते थे, तो 1940 में उन्होंने क्या लाया? अगस्त ऑफर। लोग थे वहां के वायसराय इंडिया के उस टाइम पे, लिखा हुआ इसमें वायसराय थे इंडिया के। 1940 में अगस्त ऑफर आया, और ये अगस्त ऑफर में ये बोला गया कि आप जो है वॉर के बाद इंडिया के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, ठीक है, जिसमें इंडिया के पार्टिसिपेशन देखा जाएगा, कंसल्ट किया जाएगा, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडिया की पोस्ट बढ़ा दी गई, एक तरीके से 5 बंदे 6 बंदे बढ़ा दिए गए। कहने का मतलब है कि इंडिया को उन्होंने प्रपोजल दी इन्होंने कि डोमिनेंट स्टेटस देंगे आपको, ये देंगे वो देंगे। लेकिन आप देखो डोमिनेंट स्टेटस की मांग जो कांग्रेस कर रही थी वो कर रही थी 1928 में, जब नेहरू रिपोर्ट आई, और उन्होंने बोला कि 2 साल के अंदर दो डोमिनेंट स्टेटस। लेकिन ब्रिटिशर्स कहां बोल रहे डोमिनेंट स्टेटस की मांग? 1940 में अगस्त ऑफर में बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे को डोमिनेंट स्टेटस देंगे वॉर के बाद। तो ये तो प्रपोजल किसने एक्सेप्ट करना था? नहीं किया एक्सेप्ट, किसने? कांग्रेस ने। और कांग्रेस जो है इससे सेटिस्फाई नहीं थी, इस अगस्त ऑफर से जो 8 अगस्त 1940 को आया था। इसी के अगेंस्ट महात्मा गांधी जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह लिखा हुआ इसमें। इसी के अगेंस्ट, क्योंकि कांग्रेस जो है सेटिस्फाई नहीं थी अगस्त ऑफर से जो नील लाया था। अगस्त ऑफर जो है डोमिनेंट स्टेटस की बात कर रहा था, और डोमिनेंट स्टेटस के सपने तो कांग्रेस ने पहले से छोड़ दिए थे। अब उनको जो है पूर्ण स्वराज चाहिए था, क्योंकि लाहौर सेशन में डिक्लेयर हो गया था पूर्ण स्वराज ही चाहिए, तो अब जो है डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए। लेकिन ब्रिटिशर ने अगस्त ऑफर में डोमिनेंट स्टेटस बोला, इसको रिफ्यूज किया कांग्रेस ने, और इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने बोला कि ऐसे इंडिविजुअल सत्याग्रही मैं चुनूंगा जो कि पूरे देश भर में एक जो है इस आजादी की क्रांति को बनाए रखेंगे, है ना। लेकिन जैसे ही इंडिविजुअल सत्याग्रह में सबसे पहला सत्याग्रह विनोबा भावे, लिखा हो नाम, सबसे पहला सत्याग्रही जो चुना गया था, ये आएगा पेपर में। सबसे पहला सत्याग्रही जिसको चुना गया था इंडिविजुअल सत्याग्रह में, इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च हुआ था 17 अगस्त को। अगर बुक में डेट नहीं लिखी तो लिख लो, 17 अगस्त अक्टूबर सॉरी 1940 इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया था गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को। इसमें पहला पर्सन जो अरेस्ट हुआ था दैट इज विनोबा भावे, नाम है लिखा हुआ बुक में। और सेकंड पर्सन जो अरेस्ट हुए थे इसी इंडिविजुअल सत्याग्रह में दैट इज जवाहरलाल नेहरू, वो नाम क्यों लिख लो। सेकंड पर्सन जो अरेस्ट हुए थे इसमें दैट इज जवाहरलाल नेहरू अंडर इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह का मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि देश में जो है आजादी की आग उसको बरकरार रखना है, कि कई लोग जो है इस वर्ल्ड वॉर के चक्कर में ये ना भूल जाए कि उन्हें आजाद भी होना है। लेकिन साथ साथ इसका मोटिव ये भी था कि हमने जो है ब्रिटिशर का साथ तो नहीं देना है, लेकिन इस टाइम पे कोई वायलेंस भी नहीं करना है एज सच, कि ऐसा ना हो कि ब्रिटिशर को, मतलब गांधी जी जो है बहुत ही सिद्धांतवादी पसंद है, उनको ये था कि ना तो इसका बुरा हो ना ही मेरा बुरा हो। कहने का मतलब है कि ब्रिटिशर जो है पहले ही उलझे हुए हैं। अगर इस टाइम पे हमने ब्रिटिशर जो है पहले ही उलझे हुए हैं, अगर इस टाइम पे हमने ऐसा किया कि इनके साथ वॉर किया डायरेक्टली, तो ऐसा ना हो कि एक तरह से मेरे जो है प्रिंसिपल, जो गांधी जी के प्रिंसिपल उसके अगेंस्ट होगा हो। लेकिन इस चीज के अपोजिट एक और पर्सन थे जो गांधी जी के प्रिंसिपल पे उस टाइम फॉलो नहीं कर रहे थे, क्योंकि 1938 में कांग्रेस का सेशन हुआ त्रिपुरा में। त्रिपुरा जगह है देखना, त्रिपुरी, उसको प्रिजाइड किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। 1938 इसको प्रिजाइड किया था सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी सेशन में।
और 1939 का इलेक्शन होना था कांग्रेस का, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन, और प्रेसिडेंट चुनते हैं वही यूनियन मेंबर थे। वोटिंग हुई, सुभाष चंद्र बोस को लेना चाहते थे इलेक्शन, वो भी खड़े हुए कैंडिडेट, लेकिन महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया पट्टाभी सिद्धारमैया को, जो सेकंड कैंडिडेट थे प्रेसिडेंसी के लिए, कांग्रेस की प्रेसिडेंसी के लिए। और इलेक्शन हुआ 1939 का, और इसमें जीत जाते हैं सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के अगेंस्ट। मतलब जो पर्सन गांधी जी के अगेंस्ट लड़ गया, गांधी जी जो किसको चाहते थे, पट्टाभी सिद्धारमैया को जीतना, क्योंकि उनको सपोर्ट किया था उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए, कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन बनता कौन है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो इलेक्शन जीत जाते हैं, और सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बनने के बाद अपने पोस्ट से रिजाइन दे देते हैं। वो बोलते हैं कि अगर देश का सबसे बड़ा लीडर है, अगर गांधी नहीं चाहता कि मैं जो प्रेसिडेंट बनूं, तो मेरा कोई फायदा नहीं प्रेसिडेंट बन के। लेकिन साथ में उन्होंने ये बोला कि मैं बस ये देखना चाहता था कि कितने लोग मेरे साथ खड़े हैं, है ना। तो लेकिन वो जीत जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, और साथ में सुभाष चंद्र बोस रिजाइन दे देते हैं अपनी पोस्ट से, प्रेसिडेंट की पोस्ट से। 1939 की बात है, और कांग्रेस के अंदर ही एक नया गुट बनाते हैं जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। कांग्रेस के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस को बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। ये है 1939 की बात। कांग्रेस के अंदर ही एक गुट बनता है, दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉक। आज की डेट में बंगाल में, वेस्ट बंगाल में फॉरवर्ड ब्लॉक में पार्टी है, स्टेट पार्टी है, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक का से लेकर एक पार्टी है, और ये किसने बनाई है, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही, क्योंकि वो कांग्रेस की विचारधारा जो महात्मा गांधी की थी उससे उतने सेटिस्फाई नहीं थे उस टाइम पे, लेकिन साथ में वो महात्मा गांधी को रिस्पेक्ट करते थे। इस वजह से उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन दिया और कांग्रेस के अंदर ही एक नया गुट खड़ा किया। साथ में क्योंकि महात्मा गांधी ने इंडिविजुअल सेक्टर लॉन्च किया था, महात्मा गांधी का मानना यह था कि ना तो हमने कांग्रेस इंग्लिश का साथ देना है, लेकिन ना ही हमें इसका कोई एडवांटेज लेना है कि ऐसा हम इसी टाइम आजादी के लिए पूरे जुड़ जाए। कहने का मतलब है कि उन्होंने बोला कि हमें जो है अभी एक आजादी की लहर कंटिन्यू रखनी है, और जैसे ही ये वॉर खत्म हो जाता है वैसे ही हमने अंग्रेजों से आजादी डिमांड करनी है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के विचार को छोड़ दे। सुभाष चंद्र बोस का मानना यह था कि हमें यही तो मौका है, यही तो मौका है कि जब लोग गर्म है तभी तो माना किया थोड़ा। कहने का मतलब है कि अभी अंग्रेज कमजोर है, कभी और उलझा हुआ है, तो अभी तो हम आजाद हो सकते हैं, अभी तो मौका है। तो इसका मेन मोटिव यह है कि सुभाष चंद्र बोस उस टाइम चाहते थे कि अब हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, अब हमें लड़ना पड़ेगा डायरेक्टली इनके साथ, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस को जो है हाउस अरेस्ट किया जाता है 1941 में। सुभाष चंद्र बोस हाउस अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की स्टोरी ये है, पहले तो एक आईएएस ऑफिसर थे, मतलब इंडियन सिविल सर्विस में सेलेक्ट हुए थे, और इंडियन सिविल सर्विसेज की एज उस टाइम जो है 21 हुआ करती थी। 21 इन द सेंस 21 साल तक ही आप सिविल सर्वेंट बन सकते हो, उसके बाद नहीं, मतलब इसके अंदर ही एग्जाम क्लियर करना। तो सुभाष चंद्र बोस ऐसे 4th नंबर के पर्सन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया था, ओनली 4%। पहले थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। उसके बाद जो है 1921 जो होता है, सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस को ज्वाइन करता है, और कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद 2 बार प्रेसिडेंट रहते हैं कांग्रेस के। और जब सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, और वो चाहते थे कि हम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आए इनके साथ, ब्रिटिश के साथ, अपोजिट टू महात्मा गांधी, तो सुभाष चंद्र बोस को हाउस अरेस्ट किया गया 1941 में। सुभाष चंद्र बोस जब हाउस अरेस्ट हुए तो उनको, अगर आपने सुभाष चंद्र बोस की फिल्म देखी होगी, देखिए किसी ने, सुभाष चंद्र बोस की फिल्म बनी है, उनकी स्टोरी ये है कि वो जो है उनको हाउस अरेस्ट किया गया था, उसके बाद जो है वहां से भाग जाते हो देश बदल के, वो भाग जाता है कहीं, सुभाष चंद्र बोस भाग जाते हैं रशिया के थ्रू, रशिया दिख रहा है, रशिया के थ्रू जर्मनी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में सेकंड में जर्मनी किसके खिलाफ लड़ रहा था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं हिटलर को, तेरा साथ दे मैं तेरा साथ दूंगा, और जो है हमें आजादी चाहिए, और तुम भी लड़ रहे हो ब्रिटिश के खिलाफ, हम भी लड़ रहे हैं उनके खिलाफ, तो दुश्मन का दुश्मन उस टाइप से कुछ है ना। तो सुभाष चंद्र बोस इसलिए हिटलर के पास गए थे, और वो हिटलर से मिले थे नहीं मिले थे इसके पीछे भी थ्योरी है, लेकिन बोला जाता है कि वो हिटलर से मिले थे, और हिटलर जो है खुश होता है उनकी पर्सनैलिटी को देख के, और वो बोलता है कि ठीक है मैं तेरा साथ अभी एक तरह से अपने बंदे तो नहीं दे सकता मैं वॉर में तेरे को, लेकिन मैं तेरे को जो है सिंगापुर पहुंचा सकता हूँ, जहां पे आजाद हिंद फौज, सुना है नाम, तेरे को सिंगापुर पहुंचा सकता हूँ जहां पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनी थी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनी थी। और उस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के बाद में लीडर कौन बनता है, सुभाष चंद्र बोस। इसको बनाता कौन है,
इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को बनाया था मोहन सिंह ने, ट्राई किया था बनाने का। ये क्यों बनी थी? क्योंकि जापान में हमारे वॉर प्रिजनर बहुत थे, इंडियंस के वॉर प्रिजनर थे, वॉर मतलब जो वॉर में रहे थे ब्रिटिशर्स की तरफ से जापान के साथ, इन्होंने उनको कैद करके रखा था। अब जापान ने उन वॉर प्रिजनर को इस बात पे रिलीज कराया कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही लड़े इंडिया की आजादी के लिए, और मोहन सिंह ने ट्राई किया था सबसे पहले ये, लेकिन वो सफल नहीं रहे थे। उसके बाद जो रास बिहारी घोष थे, रास बिहारी बोस थे, सॉरी घोष तो प्रेसिडेंट थे, रास बिहारी बोस थे, वो जो है इंडिया से जापान गए थे, 1913 की बात है, इंडिया से जापान गए थे और जापान में उन्होंने बहुत वर्क किया था और उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग खड़ी की थी जापान में। उसके बाद जो है जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए, कहां से? जर्मनी से सिंगापुर गए, सिंगापुर में उन्होंने जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग थी, आजाद हिंद फौज थी, उसको प्रेजाइड किया, उसके प्रेसिडेंट बने। और आजाद हिंद फौज की 4 ब्रांचेस थी, एक ब्रांच का नाम था नेहरू ब्रांच, दूसरी का नाम था कौन? एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस ब्रांच, तीसरी का ब्रांच था महात्मा गांधी ब्रांच, और चौथी का जो था दैट इज जो हमारे क्या होता है झांसी की रानी, क्या नाम उनका? लक्ष्मीबाई ब्रांच। 4 गुट बने आजाद हिंद फौज के, इनके नाम पे, इन लीडर्स के नाम पे। तो जो है सुभाष चंद्र बोस से रंगून तक पहुंच जाता है, रंगून जो है बर्मा, ठीक है, वहां तक पहुंच जाता है सुभाष चंद्र बोस 1943 में। और रंगून के रेडियो से सुभाष चंद्र बोस क्या होता है संदेश भेजते हैं लोगों को कि महात्मा गांधी जो है भारत के पिता है। ये सुभाष चंद्र बोस ने बोला था सबसे पहले रंगून के रेडियो से, जैसा महात्मा गांधी बोलेंगे वैसा आप सबने करना है और महात्मा गांधी के चुने हुए कदमों में चलना है देश को, ऐसा कहा सुभाष चंद्र बोस ने। पहले फादर फिगर कहा नेशन का, किसको? महात्मा गांधी को, पहली बार रंगून के रेडियो से 1943 में। अब उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि इंडिया में पहले तो इंडिविजुअल सत्याग्रह चल रहा था महात्मा गांधी का, जिसमें बंदों को अरेस्ट किया जा रहा था, है ना, सुभाष चंद्र बोस को बाहर के कमान संभाल रहे थे। अंदर क्या चल रहा था? अंदर क्या हुआ, क्योंकि हमने अगस्त ऑफर को रिफ्यूज किया जो डॉक्यूमेंट स्टेटस दिया था, फिर आया इंडिया में क्रिप्स मिशन, लिखा हुआ इसमें, फिर आया इंडिया में क्रिप्स मिशन, क्रिप्स को लीड किया था स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। टाइम कितना हो गया? बहुत है। क्रिप्स को लीड किया स्टैफोर्ड क्रिप्स ने, क्रिप्स मिशन को, और इस क्रिप्स मिशन ने कुछ बातें बोली कि हम वॉर के बाद क्या करेंगे इंडियंस के लिए, मतलब लोगों ने प्रपोजल देने एक तरह से। 1942 की बात है, क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन को लीड किया एक अंग्रेज क्रिप्स ने, ठीक है, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट था। तो उसने जो है इनको लोगों ने प्रपोजल दिए कि भाई इंडिपेंडेंस, इसके जैसे ही वॉर खत्म हो जाएगा तुम्हारे लिए हम डोमिनेट स्टेटस लाएंगे, जैसे ही वॉर खत्म हो जाएगा तुम्हारे को हम क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म लाएंगे, तुम्हारे को रिप्रेजेंटेशन देंगे, वो देंगे। नीचे लिखा हुआ कुछ इसके प्रपोजल, इसमें क्रिप्स मिशन की क्या बोला इसने? प्रॉमिस डोमिनेट स्टेटस, आपके देखो बुक में दिख रहा, प्रॉमिस डोमिनेट स्टेटस आफ्टर द वॉर, पेज नंबर 142 की बात हो रही है यहाँ पे। प्रमोटेड द माइनॉरिटी और सेटिंग अप द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो ये इसमें कुछ बातें बोली थी कि माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, किसके बाद? वॉर के बाद, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो जाएगा। लेकिन इन रिटर्न इसने बोला कि हम जो है क्या चाहिए, ये क्या चल रहा है, इन रिटर्न इसने बोला कि हम क्या करेंगे, आपसे ये चाहते हैं कि आप जो है वर्ल्ड वॉर में हमारा सपोर्ट दें, क्योंकि जापान जो है दरवाजे पे खड़ा है हमारे, और हमारे यहाँ वॉर हो सकता है इंडिया का डायरेक्टली जापान के साथ। इंडिया में उनको ब्रिटिशर्स कर रहे थे, तो उनका ये था कि आप जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड में हमारा सपोर्ट दें और क्रिप्स मिशन के जो भी प्रपोजल है इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे। लेकिन गांधी जी ने कहा कि इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक, क्रिप्स मिशन को बोला गांधी जी ने ये पोस्ट डेटेड चेक लिख लो, गांधी पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब है ऐसा चेक जिसका बैंक बंद हो चुका है, ऐसा खाता जिसका बैंक ही बंद हो चुका है। कहने का मतलब है कि डोमिनेंट स्टेटस की मांग कर रहे थे नेहरू रिपोर्ट के टाइम पे, तुम अब बता रहे हो कि तुम डोमिनेंट स्टेटस दोगे वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, मतलब ये तो तुम ऐसे लोगों ने प्रपोजल दे रहे हो जैसे कुछ है ही नहीं। कहने का मतलब है कि हम तो पूर्ण स्वराज घोषित कर चुके हैं कि हमारा लक्ष्य है, और डोमिनेंट स्टेटस क्या है। सेकंड बात है कि मुस्लिम लीग चाहती थी अब कि पाकिस्तान बने, मुस्लिम लीग चाहती थी कि पाकिस्तान बने, और इसके लिए पाकिस्तान का प्रपोजल उन्होंने 1940 में पेश किया था मुस्लिम लीग ने।
पाकिस्तान बनाने का प्रपोजल पेश किया था मुस्लिम लीग ने 1940 में, और उसके बाद वो डूब चुके थे मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने में। तो क्यों मिशन जब आया, क्यों मिशन ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि पाकिस्तान बनेगा, तो मुस्लिम लीग खुश नहीं थी। सेकंड बार डोमिनेट स्टेटस बोला, डोमिनेट स्टेटस से कांग्रेस खुश नहीं थी। गांधी जी ने बोल दिया कि तो पोस्ट डेटेड सेकंड, इसका बैन खत्म हो चुका है, अब क्यों आ रहे हो इतने लेट। तो कहने का मतलब है कि न्यूक्लियर मिशन है उसकी बातें नहीं मानी गई, है ना। उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि मिशन तो फेल हो गया, इंडिया में गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया था पहले, अब गांधी जी ने लॉन्च किया क्विट इंडिया मूवमेंट। सुना है क्विट इंडिया मूवमेंट को कब लॉन्च किया था गांधी जी ने? 8 अगस्त को 1942 को, 8 अगस्त 1942 को लॉन्च किया गांधी जी ने मुंबई में, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसके तुरंत बाद दूसरी सुबह 9 अगस्त को सारे टॉप लीडर को अरेस्ट कर दिया जाता है। इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट में जितने भी सारे टॉप लीडर थे उनको अरेस्ट कर दिया जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट में। आप देखो क्विट इंडिया मूवमेंट के कुछ लीडर जैसे महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सब जेल में। और अब लीड कौन कर रहा है मूवमेंट को? क्या हुआ? सब जेल में क्विट इंडिया मूवमेंट के लीडर। अब लीड कौन कर रहा है मूवमेंट को? जैसे अरुणा आसिफ अली, नाम लिखे हुए यहाँ पे बुक में, कौन कौन से नाम लिखे हुए? जैसे राम मोहन लोहिया, एस.एम. जोशी, जयप्रकाश नारायण, ऐसे लीडर उभर के आए, ठीक है। इसमें बहुत सारे नाम लिखे, अरुणा आसिफ अली लिखा हुआ नाम, सुचित्रा कृपलानी, ये सारे लीडर जो है उभर के आए, जिन लीडर के नाम आपने पहले नहीं सुने होंगे। कहने का मतलब है कि क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया महात्मा गांधी ने, लेकिन उस मूवमेंट को क्योंकि जितने टॉप लीडर थे उनको अरेस्ट कर दिया गया तुरंत, क्योंकि ब्रिटिशर क्यों चाहते थे ऐसा मूवमेंट लॉन्च हो। लेकिन देश की आजादी के लिए ये मूवमेंट था डू एंड डाई मूवमेंट। किसी के लिए बोला था महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को बोला डू एंड डाई है ना। तो ये जो है देश की आजादी के लिए अंतिम मूवमेंट था एक तरह से। और इस मूवमेंट में जितने भी टॉप लीडर थे दूसरे सुबह ही अरेस्ट कर दिए जाते हैं। 8 अगस्त को लॉन्च किया, 9 अगस्त को सुबह सारे अरेस्ट, जितने भी टॉप लीडर थे। अब लीडिंग की कमांड संभाली कुछ अंडरग्राउंड लीडर ने, जो दूसरे लीडर थे, जैसे अरुण आसिफ अली हो गए, है ना, ऐसे ही चित्रा कृपलानी हो गई, ऐसे ही जयप्रकाश नारायण हो गए, राम मोहन लोहिया हो गए। इनके नाम की बड़ी स्कीमें चलती है इंडिया में, तो देखना, ठीक है। एस.एम. जोशी हो गए। कहने का मतलब है कि ये जो लीडर थे ये अंडरग्राउंड लीडर थे, उस टाइम पे उतने पॉपुलर थे, लेकिन ये पिक्चर में आता है क्योंकि टॉप लीडर जो है अरेस्ट हो चुके पहले से। और उसके बाद एक और लीडर दैट इज उषा मेहता, अगर इसमें है बुक में, उषा मेहता जो है रेडियो चलाती है, अंडरग्राउंड रेडियो, लोगों को ये संदेश भेजने के लिए कि आज मतलब करना क्या है, संदेश भेजना उससे रिलेटेड, कि रिपोर्ट कैसे कैसे करना है, कहाँ ऑर्गेनाइज करना है, आपने वो करना है, सो करना है। क्योंकि ब्रिटिशर जो है सब पे नजरें गड़ाए हुए थे, जो भी दिखा उसको अरेस्ट करो, ऐसा कोई होना नहीं चाहिए जो हमारे खिलाफ बगावत करे। लेकिन फिर भी ऑल ओवर इंडिया जो है ऐसे रिवोल्ट होते हैं। पहले गवर्नमेंट बनती है सतारा में, सतारा एक जगह है, कहाँ है? मैंने बताया सतारा वहां है जहां डॉक्टर ऑफ लेफ्ट पहली बार लगा था। कौन सा है सतारा? सतारा, सतारा महाराष्ट्र, भूल जाते हो? डॉक्टर ऑफ लेफ्ट कहाँ लगा था सबसे पहले? महाराष्ट्र के सतारा में। तो वहां पे पहले गवर्नमेंट बनती है, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट बनाते हैं इंडियन उसी दौरान, ठीक है। तंबोल में लोकल लेवल पे गवर्नमेंट बनती है। तो ऐसे भी जगह है जहां पे लोकल लेवल पे लोग सरकार चला रहे हैं इंडिपेंडेंटली ब्रिटिशर से, ठीक है। तो मूवमेंट जो है अपनी पीक पे पहुंच जाता है। लेकिन इस मूवमेंट को बाद में वापस एक तरह से ये मूवमेंट भी खत्म होने पे आ जाता है, जैसे जैसे ये वॉर खत्म हो रहा था 1945 के करीब, ठीक है। उसी दौरान जो है कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए कुछ लोग जो है अपने प्रपोजल देते हैं। सी राजगोपालाचारी कुछ प्रपोजल देते हैं, लियाकत देसाई कुछ प्रपोजल देते हैं कि आप अगर मान लो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना भी देते हैं आजादी के बाद, इसके बाद तो वो कैसा होगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो सी राजगोपालाचारी बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी रहनी चाहिए देश में। ऐसे ही लियाकत देसाई, एक लियाकत है जो कि मुस्लिम है, देसाई है जो हिंदू है। कहने का मतलब है कि हिंदू मुस्लिम मिलकर एक प्रपोजल दे रहे हैं कि भाई कैसा होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन आजादी के बाद। तो ये जो ट्राई कर रहे हैं वैसा किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन हो। उसके बाद जो है शिमला में मीटिंग होती है, जो हमारे वायसराय थे उस टाइम पे, वो शिमला में मीटिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस होती है वो। और शिमला में टॉप के लीडर सारे देश के आ जाते हैं और वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं वो कि किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए हमारा, किस टाइप का जो है हमारा संविधान होना चाहिए, किस टाइप की रूल एंड रेगुलेशन होनी चाहिए देश में। और इस बात को मतलब यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई है। उसके बाद जो है देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान आता है।
कैबिनेट मिशन प्लान जो है कोशिश करता है कि देश में एक स्टेबल एक कॉन्स्टिट्यूशन बने, देश में एक इंटरिम गवर्नमेंट बने और देश को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन इस प्रपोजल को कांग्रेस भी खुद कुछ हद तक मान लेती है और मुस्लिम लीग भी कुछ हद तक सहमत हो जाता है और इंटरिम इलेक्शन हो जाता है देश में। इंटरिम इलेक्शन होने के बाद जवाहरलाल नेहरू लीड करते हैं उसको, देश को इंटरिम इलेक्शन में जीत जाते हैं वो। उसके बाद जो है देश कब आजाद होता है, 1947 में। क्योंकि आप लोग बिल्कुल सोच चुके हो इसलिए मैंने डीप पढ़ाया नहीं। डीप पढ़ाने का मतलब यह है कि बुक में लिखा हुआ है, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला लिखा हुआ है। सी राजगोपालाचारी ने क्या बातें बोली थी, लिखी है बुक में, क्या बातें बोली थी? He proposed that we should immediately support independence of India. उन्होंने प्रपोज किया कि लीग को अभी तुरंत भारत की आजादी को सपोर्ट करना चाहिए, पहले अपनी डिमांड मत करो। लीग के लिए बोला, मुस्लिम लीग के लिए, कि पाकिस्तान की डिमांड अभी मत करो, अभी इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करो डायरेक्टली, ऐसा बोला गया। ठीक है, लीग ने, ठीक है, चलो, immediately support the independence of India and cooperate in interim government. इसमें बोला कि लीग जो है तुरंत इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया को सपोर्ट करे और इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए कोऑपरेट करे, इसके साथ, कांग्रेस के साथ। लीग को, कौन सी लीग को? मुस्लिम लीग को। आफ्टर वॉर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया टू एक्सरसाइज राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसने बोला कि जब वॉर खत्म हो जाएगा, जब हम आजाद हो जाएंगे, उसके बाद मुस्लिम जो मेजॉरिटी एरिया है, चाहे पंजाब की बात करें या फिर जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, बांग्लादेश वाला एरिया है, इसको डिसाइड करने देंगे हम कि इंडिया में रहना चाहते कि नहीं रहना चाहते। उसके बाद एक बार इंग्लिश से तो इंडिपेंडेंस ले लो, ये कहां सी राजगोपालाचारी ने कि तुम आपस में अभी लड़ रहे हो। उसके बाद है, इन्होंने बोला कि इन केस ऑफ पार्टीशन, अगर पार्टीशन हो भी जाता है तो हमारा कॉमन सेंटर होना चाहिए। इन्होंने वही बात बोली कि अगर पार्टीशन हो भी जाता है, इंडिया और पाकिस्तान बन हो जाता है, तो भी एक कॉमन सेंटर होना चाहिए जहां पे डिफेंस एक हो दोनों देश का, जहां पे कॉमर्स जो ऑलरेडी मतलब एक सेंटर एक ही हो। ठीक है, अगर दो देश अलग हो भी जाते हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया अलग हो भी जाता है, फिर भी कॉमन सेंटर हो दोनों के लिए, ये बात बोली इन्होंने। कौन सा कॉमन सेंटर हो? लिखा है यहाँ पे कि डिफेंस कॉमन हो, कॉमर्स कॉमन हो, कम्युनिकेशन कॉमन हो। लेकिन जिन्ना ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, सी राजगोपालाचारी के प्रपोजल को, मोहम्मद अली जिन्ना, नाम तो सुना है ना, उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। और फिर आया लियाकत देसाई फार्मूला, लियाकत मुस्लिम देसाई फार्मूला, इन्होंने देसाई लियाकत लिखा है यहाँ पे। तो पैक्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय, किसने प्रिपेयर किया था ये? भोला भाई देसाई जो कि कांग्रेस लीडर थे, और लियाकत अली खान जो मुस्लिम लीग के लीडर थे। इन दोनों ने, इन्होंने कहा इट इज सेड दैट कांग्रेस एंड मुस्लिम नॉमिनेट टू हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव इन द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। इसने कहा कि कांग्रेस और मुस्लिम के नॉमिनी जो होंगे ना सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो इक्वल होंगे। मान लो ये 100 सीटें है सेंटर में, 50 सीटें मुस्लिम लीग की होगी, 50 सीटें कांग्रेस की होगी। ये कहा लियाकत देसाई ने कि अगर भारत को डिवाइड नहीं करना है, एक पाकिस्तान नहीं बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? एक जगह इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा मुस्लिम और हिंदू को, मतलब आईएनसी के बंदे इक्वल, मुस्लिम लीग के बंदे इक्वल। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया लियाकत देसाई ने। और साथ में बोला कि 20% रिजर्वेशन देना पड़ेगा माइनॉरिटी को, यही बोला 20% रिजर्वेशन देना पड़ेगा माइनॉरिटी को। ये कहा लियाकत देसाई ने अपने फॉर्मूले में। ठीक है, उसके बाद जो है बेबेल समिट होती है, शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, इसको जून में हुई थी 1945 में। इसमें जो है क्या बोलता है, एन ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात हुई, एक्सेप्ट द गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ। ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो लॉ इंप्लीमेंट करता है। तीन होते हैं ना, एक जुडिशरी मतलब एग्जीक्यूटिव मतलब लेजिस्लेटिव। ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ऐसे लोग जो लॉ इंप्लीमेंट करेंगे, ऐसी एक काउंसिल बनाएंगे। ठीक है, ये बात बोली शिमला कॉन्फ्रेंस में, ऐसी काउंसिल बनाई जाएगी। इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा फॉर कास्ट, हिंदू एज वेल एज मुस्लिम। ये बात बोली किसने? शिमला कॉन्फ्रेंस में। एंड मुस्लिम लीग वांटेड ऑल मुस्लिम टू बी नॉमिनेटेड एंड क्लेम ऑफ कम्युनल वीटो इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब यहाँ पे अड़चन क्या है शिमला में? शिमला में कांग्रेस के बंदे भी प्रेजेंट थे, मुस्लिम के भी। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि कोई समझौता कर लो तुम आपस में, क्यों लड़ रहे हो ऐसे? तो लेकिन इस बात को नहीं माना किसने? मुस्लिम लीग ने। उन्होंने बोला कि हमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन चाहिए ही चाहिए। अगर भारत से पाकिस्तान अलग नहीं होता है, बस हमें अलग चाहिए पाकिस्तान, लेकिन अलग नहीं होता है, फिर भी हमें कम्युनल इलेक्टोरल चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरल, जिसकी बात हो रही थी, जो कि मिंटो ने स्टार्ट किया था अपने टाइम पे, उसकी बात बोली। अब कांग्रेस कहां मानने वाली थी ये बात? ठीक है,
तो शिमला का प्रपोजल भी खत्म हो जाता है। अब प्रपोजल आता है कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन प्लान जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान 3 बंदों ने दिया था, सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स, ठीक है, एडी अलेक्जेंडर। इन तीनों के नाम याद रखना। कैबिनेट मिशन प्लान 3 पर्सन ने दिया था, सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स, एडी अलेक्जेंडर। इन 3 पर्सन ने प्रपोज किया था कैबिनेट मिशन प्लान। इन्होंने बोला कि आजादी के बाद इंटरिम गवर्नमेंट, देश में पहले इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी और देखा जाएगा कि मतलब किसको स्कोर ज्यादा है। पहले इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर, जिसमें कौन जीता, कांग्रेस जीती ना, उसकी ज्यादा बंदे इलेक्ट हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए। इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। ये किसने बोला, कैबिनेट मिशन प्लान ने। कैबिनेट मिशन प्लान ने प्रपोज किया कि देश को डिवाइड नहीं किया जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान नहीं बनाया जाएगा। लेकिन फिर भी आपको मोर और लेस एक आया कैबिनेट मिशन प्लान में, जो उन्होंने अपने प्रपोजल रखे कि मुस्लिमों को भी इलेक्शन लड़ने का मौका है, हिंदुओं को भी इलेक्शन लड़ने का मौका है, और हर जगह आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अब आपको डिपेंड करता है कि आपके कितने बंदे सिलेक्ट होते हैं। आपको जैसे मान लो हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, उसमें 389 बंदे थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, 389 पर्सन थे। और 389 पर्सन में से उन्होंने बोला कि किसी स्टेट को मौका दो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो प्रिंसिपल स्टेट को यही है, जो राजा है यहाँ के लोकल, उनको बोला कि 93 सीटें प्रिंसिपल स्टेट को होगी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, 93 सीटें। ऐसे ही बोला गया कि 296 सीटें रेस्ट बचेगी, और 296 सीटों में से 4 सीटें जो है वो किसकी होगी, चीफ कमिश्नर प्रोविंस की। दिल्ली, कुर्ग, ऐसे ऐसे स्टेट थे, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस की, साथ में 292 सीटें किसकी होगी, ब्रिटिशर्स की। उन रीजन की जहां पे ब्रिटिशर रूल करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इलेक्शन होने थे। और एक बंदा पर 10 लाख में से सिलेक्ट होना था, किसके लिए, असेंबली के लिए। पॉपुलेशन 10 लाख पॉपुलेशन में से एक पर्सन जाना वहां पे असेंबली के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ऐसी बात बोली किसने, कैबिनेट मिशन प्लान ने। कैबिनेट मिशन प्लान ने इलेक्शन ऑर्गेनाइज किए, और जब इलेक्शन हुए उसमें से 208 कांग्रेस जीती, 73 सीटें किसने जीती, मुस्लिम लीग ने, और बाकी बची 15 सीटें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीती है। कहने का मतलब था कि मुस्लिम लोग को बहुत कम परसेंट जीते होंगे, तो हमें भी कुछ नहीं रहे इस बात से, इंडियन गवर्नमेंट तो बन गई। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो सीटें थी 93 सीटें मुस्लिम स्टेट के लिए, इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ये बोले कि हमको आजादी चाहिए नहीं, हम तो ऐसे ही खुश है, अगर आजादी मिल भी रही है फिर भी हमें इंडिपेंडेंस चाहिए अपने इनसे, कर इंडिया से। हमारे इंडिया के साथ कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है। कहने का मतलब है कि इंडिया से उतना झुकाव नहीं था इनका, प्रिंसली स्टेट का, और ना ही पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो शायद वैसे ही नहीं बनना था। लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम रिवोल्ट होने स्टार्ट हो गए, दंगे फसाद होने स्टार्ट हो गए, 1947 की बात है। और हिंदू मुस्लिम जब दंगे हुए तो फिर कहीं ना कहीं ये बात माननी पड़ी कि इंडिया को अलग करो, पाकिस्तान को अलग करो, दो देश बना लो, ठीक है। इस बात से एग्री होना पड़ा कि इंडिया और पाकिस्तान एक दो कंट्रीज बनेगी। और माउंटबेटन ने अपना प्लान दिया 3 जून को। 3 जून को माउंटबेटन प्लान आया। माउंटबेटन जो है लास्ट बार आया था इंडिया के, उन्होंने प्लान दिया इंडिया और पाकिस्तान को आजाद करने का, अलग करने का, ठीक है। जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ तो ये जो इलेक्शन का सिनेरियो बना था कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग, यहाँ से प्रिंसली स्टेट की कंडीशन बच गई 70, ऐसे कुछ कैंडिडेट बच गए यहाँ पे प्रिंसली स्टेट। बाकी 23 जो प्रिंसली स्टेट वो पाकिस्तान चले गए। ऐसे ही यहाँ पे डिक्रीज हुए, टोटल कैंडिडेट 389 थे और 299 बचे। 299 में से 70 अगर इसमें चले गए, 229 बचे। अब ये 229 में से इलेक्शन हुए, और इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है भारत का, जो आज कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, उन्होंने बनाया। तो उसके बाद आजाद होता है भारत कब, सोच चुके हो तुम, आजाद होता है भारत कब, 1947। बहुत से कैंडिडेट थे, एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस पर ड्राफ्ट किया था उसको लीड किया था बी आर अम्बेडकर ने। और बी आर अम्बेडकर को फादर कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, इंडिया का, बी आर अम्बेडकर को, ठीक है। बाकी वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे तुम। क्या नहीं, ऑफिशियली नहीं है क्या, नेशनल गेम वैसे भी इसको कंट्रोवर्सी है। ऑफिशियली ऐसे बोलते हैं कि वैसे मानते हैं नेशनल गेम, लेकिन कोई बोलता नहीं है। ऐसे ही जैसे गंगा को नेशनल रिवर माना गया है,
गंगा है नेशनल रिवर 2008 के अकॉर्डिंग। रिवर। नेशनल बर्ड कौन सा इंडिया का? नेशनल एनिमल, नेशनल ट्री, नेशनल फ्रूट, नेशनल मिठाई, जलेबी। सारा जानवर रखते हो तुम? नंबर बताइए। चलो तो अभी हमने यहाँ तक पढ़ी है क्या? एक म्यूटनी बची है, उसकी क्या बोलता है, जो म्यूटनी हुई थी, आर्मी ने म्यूटनी की थी इंडिपेंडेंस के लिए, मतलब एक तरह से, क्योंकि आर्मी के साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ था और वो म्यूटनी करते हैं वो 1946 में, लेकिन ये म्यूटनी को दबा दिया जाता है बाद में। ऐसी म्यूटनी ये जो है पाकिस्तान के रीजन में भी हुई थी, कराची में और मुंबई में भी हुई थी। ये आर्मी की म्यूटनी थी, जैसे 1857 में हुई थी उस टाइप से, लेकिन इसको दबा दिया जाता है बाद में। और भी कुछ चीजें जो छूटी है हमारी, उसको कवर कर देंगे हम नेक्स्ट टाइम पे। बाकी बढ़िया, आपको आजादी दे दी मैंने। उसके बाद जो है अब जो बचता है वो करूंगा, और आप मुझे टेस्ट की डेट दे दो बस। इंग्लिश का टेस्ट कब दोगे टेस्ट? सैटरडे को आज के नेक्स्ट कहाँ से दोगे? पूरी कैसा हो बेटा? ये भाई आप करें 1885 का टेस्ट होगा, 1885 के बाद वाला टेस्ट, दो टेस्ट होंगे। ठीक, फ्राइडे ये अगर रखते हैं वीरवार को गई फ्राइडे को और उसके बाद 1885 के बाद फ्राइडे होगा। दो टेस्ट होंगे, 1885 का पहला टेस्ट है, ये वीरवार को होगा, और फ्राइडे को कौन सा होगा? 1885 के बाद होगा। क्या लिखा हुआ है? इसे हम लिख रहे हैं, ये भी है ना, ये भी आएगा, ये यहाँ पे आईएनसी के आईएनसी तक ऐसे आपका सब थर्सडे को, और उसका फ्राइडे को ऐसे आईएनसी के बाद वाला उसमें आईएनसी है, ठीक है? ठीक है।